हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एट होम। फ्रेंड्स, आज के हमारे सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस पर्टिकुलर सीरीज़ के बेनिफिट्स मिले। ओके, एंड अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर की आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे साथ जुड़ जाइए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि माइटी मुगल एम्पायर डिक्लाइन की तरफ जाता है एंड उसके बहुत सारे रीजंस थे जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किए। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट हैपेंस आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल। ओके, सो यू कैन सी दैट कि मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन है उसको तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है अगर रीजनल स्टेट्स के राइज की बात करें तो। फर्स्ट इज सक्सेसर स्टेट, सेकंड इज इंडिपेंडेंट स्टेट एंड तीसरा है जो कि टोटली न्यूली फॉर्म्ड स्टेट। ठीक है, यू कैन सी इट इन हियर। सो सबसे पहले सक्सेसर स्टेट किसे कहा जाएगा? दिस वेर द मुगल प्रोविंसेस दैट टर्न्ड इनटू द स्टेट्स आफ्टर ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द एम्पायर। सक्सेसर स्टेट्स वो ही सारी प्रोविंसेस है जो पहले मुगल्स के टाइम पे मुगल एम्पायर में प्रोविंस हुआ करती थी, राइट? इन्होंने सक्सेसर स्टेट में मुगल का जो अथॉरिटी है या तो फिर मुगल रूलर की जो सॉवरेनिटी है उसे कहीं पे भी चैलेंज नहीं किया है। उन्होंने बस एक इंडिपेंडेंट एंड हेरिडेटरी अथॉरिटी जनरेट की है, एस्टेब्लिश की है बाय देयर गवर्नर्स। ठीक है, तो जो भी गवर्नर, समझ लो कि बंगाल की बात आ गई, तो बंगाल के जो गवर्नर थे उन्होंने मुगल अथॉरिटी को यहाँ पे चैलेंज नहीं किया, ना ही उनसे कोई आप कह सकते हो कि उनकी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया। बट उन्होंने अपनी टेरिटरी को एक ऑटोनोमस टेरिटरी बनाई और उस ऑटोनोमस टेरिटरी में ऑटोनोमस पॉलिटी वो लोग चलाएंगे। अब सक्सेसर स्टेट के तीन सबसे बड़े एग्जाम्पल है अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। ठीक है, आप सबको पता है ये, और ये जो चीज़ें हैं अवध, बंगाल एंड हैदराबाद, ये ईस्ट इंडिया कंपनी तक भी चलती है एंड देन आफ्टर इवन आपका हैदराबाद तो इंडिपेंडेंस तक चलता है। सो दिस वर द सक्सेसर स्टेट। सेकंड इज इंडिपेंडेंट किंगडम्स। अब ये ऐसे इंडिपेंडेंट किंगडम, ऐसी एक अथॉरिटीज थी या ऐसी एक प्रोविंसेस थी जो मुगल एम्पायर के डिस्टेबिलेशन के वजह से फॉर्म में आई थी, एग्जिस्टेंस में आई थी। मतलब मुगल एम्पायर का या जहाँ पे कंट्रोल ना रह पाया हो, ये मुगल एम्पायर की ही टेरिटरी है बट मुगल्स का वहाँ पे इन्फ्लुएंस अब नहीं रहा और वहाँ पे मुगल्स उतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पे ऐसे आपके इंडिपेंडेंट किंगडम्स बने। एग्जाम्पल है मैसूर एंड राजपूत स्टेट्स। एंड तीसरी कैटेगरी है टोटली नए स्टेट्स बने। ठीक है, अब ये जो नए स्टेट्स थे वो जनरली रेबल्स थे जो कि मुगल पॉलिसीज के खिलाफ, मुगल कंट्रोल एंड उसके इन्फ्लुएंस के खिलाफ अपना आवाज़ उठाना चाहते थे और उन्होंने अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट घोषित किया था मुगल एम्पायर से, राइट? एंड वहाँ पे मुगल्स का ना ही इतना कंट्रोल रह पाया, ना ही उनकी पॉलिसी उतनी वहाँ पे अफेक्ट कर पाई। तो ऐसे हमारे तीन बेसिक स्टेट जैसे महाराष्ट्र, सिख एंड जाट, ठीक है, ये तीनों के तीनों नए स्टेट फॉर्म हुए अंडर द मुगल एम्पायर ओनली। सो ये तीनों कैटेगरीज को डिस्कस करने के बाद हम देखते हैं कि ये रीजनल किंगडम्स किस तरीके से फॉर्म हुए, किस तरीके से उसका पूरा कोर्स ऑफ स्ट्रक्चर रहा। सबसे पहले देखेंगे हैदराबाद को। द फाउंडर ऑफ असफ जाही हाउस ऑफ हैदराबाद वॉज द किलिच खान, पॉपुलरली नोन एज निजामुल मुल्क। अब बिफोर establishing a kingdom by किलिच खान, there was a person called जुल्फिकार खान। ठीक है, जुल्फिकार खान ने दक्कन में सबसे पहले अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने का आइडिया क्या किया था, प्रोपाउंड किया था। बट ये प्रोपाउंड जुल्फिकार खान की वजह से हो नहीं पाया क्योंकि 1713 में ही उनकी डेथ हो जाती है। अब उनका ये जो सपना था वो किलिच खान ने क्या किया, यहाँ पे पूरा किया। अब किलिच खान जो थे वो मुगल अथॉरिटी, मुगल एम्पायर से बहुत नाखुश थे, डिस्गस्टेड थे। उनको लगता था कि यार जो रूलर है वो कैपेबल नहीं है। प्लस मुगल एम्पायर ने क्या किया, मुबारिज खान को डेक्कन का वाइसरॉय बना दिया। अब किलिच खान को ऐसा लगा कि यार डेक्कन में किसी को वाइसरॉय बनाना मतलब मेरी अथॉरिटी के सामने सीधा सा एक क्वेश्चन मार्क, सीधा सा एक चैलेंज है। तो होता क्या है कि 1724 में बैटल ऑफ शक्करखेड़ा में किलिच खान वर्सेस मुबारिज खान होता है। एंड किलिच खान जो है
वो मुबारिज़ खान को हरा देते हैं और उन्हें मार डालते हैं। एंड उनके बाद डेक्कन में 1725 में, मतलब वॉर के एक साल बाद 1725 में अपने आप को डेक्कन का वाइसरॉय घोषित करते हैं एंड टाइटल लेते हैं अशरफ जहाँ। एंड तब से हैदराबाद की जो रूलिंग अथॉरिटी है उसे असफ जाही हाउस कहा जाता है। अब ये आप देख सकते हो कि यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ निकलती है, दैट बैटल ऑफ शक्करखेड़ा कब हुआ था? 1724 में। किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था मुबारिज़ खान एंड किलिच खान के बीच में। जीता कौन? किलिच खान जीता। उन्होंने अपना टाइटल घोषित किया क्या? आसफ जहाँ, और बने हैदराबाद के निज़ाम। राइट, ये बात हो गई हैदराबाद की। सेकंड आते हैं अवध के ऊपर। अवध की जो पूरी की पूरी प्रिंसिपालिटी थी उसका फाउंडर था शादत खान, ठीक है, जिन्हें पॉपुलरली बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता था। अब देखिए सादत खान जो है वो एक शिया पर्सन थे, शिया मुस्लिम थे, शिया उसको बिलीव करते थे। एंड इन्होंने जो है सैयद ब्रदर्स, हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था कि सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर्स कहा जाता था। तो उन्होंने जो है सादत खान ने जो है एम्पेरर के साथ मिलके सैयद ब्रदर्स को मारने की जो पूरी की पूरी एक कॉन्स्पिरसी थे उसमें उन्होंने साथ दिया था। एंड इसकी वजह से मुगल एम्पेरर ने खुश होकर उन्हें मनसब भी बनाया था, मनसबदार भी बनाया था। पर होता यह है कि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में सादत खान एंड मुगल एम्पेरर के बीच में अनबन हो जाती है एंड कोर्ट जो है वो उन्हें उसे कोर्ट में से निकाला जाता है। कोर्ट यानी हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है वैसी कोर्ट नहीं, बट जो एक दरबार कहते हैं हम लोग मुगल एम्पेरर का, उसमें से उन्हें निकाला जाता है। अब निकाला जाता है तो सीधी सी बात है, सादत खान को बुरा लगेगा। सादत खान जाते हैं अवध में और अवध में अपना पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट स्टेट यहाँ पे बना देते हैं। पर आप धीरे धीरे आगे देखोगे कि सादत खान ने खुद जो है वो क्या किया, सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड क्यों किया? क्योंकि नादिर शाह, आप सबको पता है, मोहम्मद शाह के टाइम में यहाँ पे आए हुए थे, और नादिर शाह के प्रेशर की वजह से, क्योंकि नादिर शाह बहुत ही बड़ी बूटी जो है वो क्या कर रहे थे, बहुत ही बड़ा अमाउंट जो है एज इन फॉर्म ऑफ बूटी मांग रहे थे फ्रॉम शादत खान। अब वो शादत खान झेल नहीं पाए, उन्होंने सुसाइड कर लिया एंड ही वॉज सक्सीडेड बाय सफदर जंग एज द नवाब ऑफ अवध। सो सफदर जंग जो है वो शादत खान के बाद अवध के नवाब बनते हैं। कोर्स ऑफ एक्शंस आगे चलते हैं। इसके बाद आता है बंगाल। मुर्शिद कुली खान was the founder of independent state of Bengal and he was capable ruler, made a Bengal a prosperous state। आप देख सकते हो कि कैपेबल रूलर थे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, और प्रॉस्परस स्टेट को उन्होंने जो है एक बंगाल को उसमें प्रॉस्परस स्टेट में कन्वर्ट किया था। 1727 में मुर्शिद कुली खान को उन्हीं के बेटे शुजाउद्दीन जो है वो क्या करते हैं, सक्सीड करते हैं। एंड शुजाउद्दीन के जो बेटे हैं दैट इज सरफराज खान, सरफराज खान को 1714 में मार दिया जाता है बाय अली वर्दी खान। अभी जो अली वर्दी खान है वो मुगल एम्पायर के ही एक गवर्नर थे, डेप्यूटी गवर्नर थे बिहार के। और आपको देखने को मिलेगा कि अली वर्दी खान जो है वो 1740 में सरफराज खान को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं। एंड देन वो अपने आप को जो है एक इंडिपेंडेंट राजा घोषित करते हैं, इंडिपेंडेंट नवाब घोषित करते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ अली वर्दी खान जो है वो मुगल एम्पायर को क्या दे रहे हैं, ईयरली ट्रिब्यूट दे रहे हैं। ठीक है, वो अपने आप को टोटली इंडिपेंडेंट नहीं बना रहे, वो मुगल एम्पायर को क्या कर रहे हैं, ईयरली ट्रिब्यूट दे रहे हैं। मतलब उनका स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंटली वो लोग चलाएंगे, बट मुगल एम्पायर के सॉवरेनिटी के अंदर। नेक्स्ट आते हैं राजपूत। Rajput tried to re-establish their independence in the 18th century, and this forced Mughal ruler Bahadur Shah I to march against the अजित सिंह 1708 में। 1708 में जो है बहादुर शाह वर्सेस अजित सिंह होता है, एंड अजित सिंह के साथ जय सिंह टू एंड दुर्गादास राठौड़ उनकी सहायता में आते हैं। बट देखने को मिलता है कि अलायंस टूट जाता है तीनों के बीच का, एंड सिचुएशन ऐसी बनती है कि बहादुर शाह को यहाँ पे विदाउट एनी वॉर पे ही क्या हो जाता है, यहाँ पे अजित सिंह के सामने जीत मिल जाती है। एंड जो उनका जो पूरा का पूरा एक राजपूत कंट्रोल में से हटने वाला था वो हटता नहीं है, वो मुगल के अंदर ही रहते हैं। आगे देखने को मिलता है कि जो दिल्ली पूरा का पूरा आप अगर देखोगे राजपूत किंगडम्स को, तो राजपूत ने कहीं ना कहीं साउथ तक, दिल्ली तक क्या किया हुआ है, शासन किया हुआ है। वहां से लेके वेस्टर्न कोस्ट तक, यानी कि आपका गुजरात और
महाराष्ट्र का थोड़ा एरिया भी उन लोगों के इन्फ्लुएंस में था। पर ये एक टाइम की बात है, ठीक है। आज ये कंडीशन नहीं है, मुगल के दरबार में ये कंडीशन नहीं है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसूर, आपको देखने को मिलेगा कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट 18th सेंचुरी में डेक्कन एरिया में आपको देखने को मिलेगा, दैट इज मैसूर। एंड दिस टेरिटरी लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट विच वॉज रूल्ड बाय वाडियार्स, ठीक है। मैसूर डायनेस्टी वाडियार्स के द्वारा रूल की जाती थी। एंड आप देखने को मिलेगा कि ये एक ऐसा एरिया था जो कि कॉन्स्टेंट बैटल फील्ड में क्या था, एंगेज था। एंड कॉन्स्टेंट बैटल फील्ड के बाद देर वॉज अ पर्सन इन द हिस्ट्री जिसका नाम है हैदर अली। ये मैसूर में अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाते हैं। एंड आपको देखने को मिलेगा कि हैदर अली के इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के बावजूद भी उनके ऊपर की जो ट्रबल है, दैट इज जो ये टैग है ना कांस्टेंट बैटलफील्ड का, ये मैसूर में से जाता नहीं है। द रीजन वाज हैदर अली जो है वो पावर स्ट्रगल के लिए कॉन्स्टेंटली ब्रिटिशर्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं। ब्रिटिश वर्सेस बहुत सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपको एंग्लो मैसूर वॉर देखने को मिलेंगे, राइट। एंड इसमें हैदर अली एज वेल एज हिज सन टीपू सुल्तान दोनों ही इसमें कहीं ना कहीं डिफीट होते हैं एट सम पॉइंट, ठीक है। एंड अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स जो है मैसूर को कॉन्कर करते हैं। इसके बाद आता है केरला। मार्तंड वर्मा करके एक पर्सन थे जिन्होंने केरला में अपना जो है इंडिपेंडेंस स्टेट बनाया था और अपनी कैपिटल त्रावणकोर को घोषित किया था। उन्होंने अपनी बाउंड्रीज को कन्याकुमारी से लेकर कोचीन तक फैलाई थी। एंड उन्होंने एक ऐसा वेस्टर्न मॉडल के ऊपर अपनी जो आर्मी है उसे डेवलप करने का ट्राई किया। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे मेजर्स भी लिए जिससे पर्टिकुलर स्टेट जो है उनका डेवलप हो सके। सो मार्तंड वर्मा एसोसिएटेड विथ केरला स्टेट आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आता है द जाट्स। अब जो जाट्स है वो बेसिकली एक एग्रीकल्चरल सेटलर्स हैं जो कि दिल्ली, मथुरा एंड आगरा के आजू बाजू रहते थे। अब इन्होंने जो है औरंगजेब की जो ऑपरेसिव पॉलिसीज थी उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। एंड ऐसा पहला रिवोल्ट जो है वो आपको 1669 में देखने को मिलेगा, जिसमें मथुरा डिस्ट्रिक्ट में मुगल एम्पेरर के खिलाफ एक रेबेल किया जाता है, जिसको लीड करते हैं आपके गोकुल नाम के जाट जो होते हैं वो। अब ये जो रिबेलियन था वो सक्सेसफुल नहीं रहा। एंड आपको देखने को मिलेगा कि देयर वाज अदर टू पर्सन्स जो कि 18th सेंचुरी में भरतपुर का किंगडम एस्टेब्लिश करते हैं। एंड उन दोनों का नाम है चूरामण एंड बादान सिंह। गोकुल का जो रेबेलियन था वो इतना सक्सेसफुल नहीं जाता, इसी वजह से आफ्टर सम टाइम्स 18th सेंचुरी में चूरामन एंड बदन सिंह जो है वो अपना एक जाट इंडिपेंडेंट किंगडम यहाँ पे बनाते हैं, जिसके सबसे फेमस रूलर जो कि अपनी जैनित पे ले गए जाट पावर को, दैट इज सूरजमल, ठीक है। सूरजमल एक अच्छे खासे एडमिनिस्ट्रेटर तो थे ही थे, बट उन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड किया। कहाँ तक एक्सटेंड किया? फ्रॉम गंगा टू चंबल। एंड बहुत सारे सूबे उनके अंडर आते थे जैसे कि आगरा, मथुरा, मेरठ एंड अलीगढ़, ठीक है। ये बहुत ही वास्ट एरिया है। तो जाट किंगडम एक बहुत ही जेनिथ पे पहुंच चुका था सूरजमल के टाइम पीरियड में। धीरे धीरे देखने को मिलेगा कि जब 1763 में सूरजमल की डेथ होती है तो उनके बाद जो है जाट किंगडम टोटली डिक्लाइन हो जाता है। एंड एट सम पॉइंट वो बस एक जमींदार बन के रह जाता है, ठीक है। सो अगेन दिस इज द राइज ऑफ जाट एंड डिक्लाइन ऑफ जाट। उसके बाद आते हैं सिख। अब देखिए 1675 में औरंगजेब ने जो 9वें सिख गुरु थे जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर, ठीक है, जिन्होंने इस्लाम कबूलने से मना कर दिया, उनको जो है औरंगजेब ने क्या किया, एग्जीक्यूट किया, मतलब उनको फांसी पे चढ़ा दिया। एंड अकॉर्डिंग टू सिख ट्रेडिशन जो ये गुरुज हुआ करते थे, दे ऑलवेज सपोर्टेड द राइट्स ऑफ कश्मीरी पंडित एंड प्रोटेक्टेड देम अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशंस बाय मुगल्स। तो कश्मीरी पंडित के जो राइट होते थे वो उन्हें हमेशा से सिख गुरुओं ने समर्थन दिया हुआ है। एंड उसी के चक्कर में गुरु तेग बहादुर वर्सेस औरंगजेब होता है, एंड औरंगजेब जो है तेग बहादुर जी को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। आफ्टर दैट 9th के बाद 10th गुरु आते हैं गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने जो है औरंगजेब के खिलाफ अपने टोटली यहाँ पे ओपनली रेबेल करना शुरू कर दिया है। उन्होंने जो है सिख पूरा के पूरा जो एक सेक्ट था उसे मिलिटेंट सेक्ट में कन्वर्ट किया। एंड अपने रिलीजन एंड अपनी लिबर्टीज के डिफेंस में उन्होंने सिख भाइयों को कहा कि हमें हमें हमारे हथियार उठाने पड़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह की अगुवाई में
सारे लोगों ने, सारे सिख ने ये कसम खाई कि भाई हमारे अपने रिलीजन की रक्षा करेंगे, हमारी लिबर्टीज की रक्षा करेंगे। एंड उसी के लाइन में 1708 में जो है बंदा बहादुर सिख लीडरशिप को एज्यूम करते हैं। एंड बंदा बहादुर को यहाँ पे मुगल्स के द्वारा डिफीट किया जाता है एंड किल्ड भी किया जाता है। अगेन आपको देखने को मिलेगा कि जब इन्वेजन होता है बाय नादिर शाह एंड अब्दाली, नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली जब इन्वेड करते हैं मुगल टेरिटरीज को, तो उसकी वजह से मुगल पावर जो है वो कहीं ना कहीं अपने डिक्लाइन पे आना शुरू हो जाता है इमीडिएटली। एंड उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो सिख वगैरह है, सिख कम्युनिटी अगेन अपनी जो रीऑर्गेनाइजेशन है उसमें जाती है, क्योंकि पता है कि सेंटर पावर यहाँ पे वीकेस्ट है। नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली की वॉर की वजह से, इन्वेजन की वजह से मुगल टेरिटरीज और यहाँ पे कमज़ोर पड़ गई है। तो ऐसे में रीऑर्गेनाइज होके वो अपने आप को टोटल 12 मिसल्स यानी कि 12 कन्फिडरेसीज में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग किंगडम जो है वो राजा रणजीत सिंह का माना जाता है, जो कि पंजाब के अंदर अपना एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस क्या कह सकते हैं करने में सक्सेसफुल जाते हैं रंजीत सिंह। अब जो रंजीत सिंह है वो कौन से मिसल से बिलोंग करते हैं? रंजीत सिंह जो है वो शुकर चाकरिया मिसल से बिलोंग करते हैं। वो आपके जो राजा हैं शुकर चाकरिया मिसल, जिनका नाम था महान सिंह, उन्हीं के बेटे थे। एंड देन आफ्टर सक्सीडिंग महान सिंह, रंजीत सिंह जो है वो बहुत वास्ट एरिया पंजाब के अंदर लाते हैं, अपने किंगडम के कंट्रोल में लाते हैं, फ्रॉम सतलज टू झेलम। आपको देखने को मिलेगा कि 1799 में वो लाहौर को कैप्चर करते हैं एंड 1802 में वो अमृतसर को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। एंड देन आफ्टर आपके यहाँ पे राजा रणजीत सिंह एंड ब्रिटिशर्स के बीच में ट्रिटी ऑफ अमृतसर होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, जिसमें रंजीत सिंह ने सतलज टेरिटरीज के ऊपर जो राइट्स थे ब्रिटिशर्स के, उसे एक्नॉलेजमेंट दिया हुआ है। अब रंजीत सिंह जो है वो बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर साबित होते हैं। उन्होंने अपनी आर्मी को ग्रेट मॉडर्नाइज किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ यूरोपियंस। आपको देखने को मिलेगा कि यूरोपियंस यानी कि ब्रिटिश प्रजाति के साथ मिलके रंजीत सिंह ने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया। बट कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके ब्रिटिशर्स ने जो है रंजीत सिंह को फोर्स किया कि 1838 में उन्हें ट्राई पार्टियट ट्रिटी जो है वो साइन करनी पड़ेगी, जिसमें ट्राई पार्टी कौन थी? एक सबसे पहले तो राजा रंजीत सिंह, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड शाह सूजा। अब ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने रंजीत सिंह को फोर्स किया 1838 में कि आपको शाह सूजा और हमारे साथ ट्राईपार्टेट एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा, जिसके प्रोविजन में ऐसा लिखा था कि जब भी कभी शाह शुजा जो है उन्हें काबुल के शासक बनाना है, काबुल के थ्रोन के ऊपर उन्हें बैठाना है विद द हेल्प ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो अगर आपको काबुल जाना है तो आपको पंजाब से होते हुए ही जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो ट्राईपार्टाइट ट्रीटी में ब्रिटिशर्स ने रंजीत सिंह को फोर्स किया कि जब भी कभी हम काबुल की तरफ रवाना होते हैं, पंजाब हैज़ टू प्रोवाइड अस द सेफ पैसेज। ठीक है। एंड रंजीत सिंह ये नहीं चाहते थे, फिर भी रंजीत सिंह को उस पर्टिकुलर ट्रीटी पे साइन करना पड़ा। एंड 1839 में रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। एंड उनके जो सक्सेसर्स थे वो स्टेट को इतना इंटेक्ट नहीं रख पाते, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो है वो आगे के आने वाले टाइम में पंजाब को एनेक्स्ट कर लेते हैं। इसके बाद है मराठा, द मोस्ट फॉर्मिडेबल प्रोविंस जिसे माना गया है मराठा, राइट। एंड अंडर द कैपेबल लीडरशिप ऑफ पेशवा, जो पेशवाज हुआ करते थे, दैट इज इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर। पेशवाज ने जो है मुगल टेरिटरी के साथ मुगल अथॉरिटी को चैलेंज किया इन मालवा एंड गुजरात, एंड अपना एक स्ट्रॉन्ग जो इन्फ्लुएंस है वहाँ पे सेटअप किया। अब इतना मराठा पावर इतना स्ट्रांग हो चुका था कि दे आर द चीफ इनहेरिटर्स ऑफ मुगल डोमिनियन। अगर मुगल के अलावा कोई भारत के अंदर था जो सीधा का सीधा यहाँ पे चैलेंज कर सकता था मुगल अथॉरिटी को, तो दैट इज मराठास ओनली, राइट। आपको देखने को मिलता है कि ये जो चैलेंज था वो अहमद शाह अब्दाली से देखा नहीं गया। तो अहमद शाह अब्दाली आता है भारत इन 1761, जहाँ पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, जिसमें मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली की वॉर होती है और उसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं। और आपको देखने को मिलेगा कि आफ्टर सच अ बिगेस्ट डिफीट, मराठास जो है वो अपने आप को बहुत ही क्विकली क्या कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं। एंड धीरे धीरे जो है
वो एक यूनाइटेड हो जाते हैं। उसकी वजह से होता ये है कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल, दे वेर द बिगेस्ट एनिमी, दे वेर द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड वो पॉलिटिकल सुप्रीमेसी के स्ट्रगल में आ जाते हैं, एंड एट द एंड जो है ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें डिफीट करती है। धीरे धीरे जो है मराठास का जो पूरा का पूरा किंगडम है वो डिक्लाइन पे आता है। इसके बाद है रोहिलाखंड एंड फर्रुखाबाद। नाउ आपको देखने को मिलेगा कि ये जो रोहिलाखंड एंड फर्रुखाबाद है वो अफगान माइग्रेशन का एक सबसे बड़ा नतीजा है। आपको देखने को मिलता है कि जैसे ही यहाँ पे नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन होता है, तो उसी के साथ बहुत सारे अफगान्स भी जो है वो भारत के अंदर आते हैं, एंड कहीं ना कहीं अपने अपने सेटलमेंट्स में रह जाते हैं। और इन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमिकल टर्मोइल में जो है बहुत ही अफगानिस्तान में बहुत ही ठीक ठाक नहीं चल रहा था, इसकी वजह से इंडिया में ये लोग माइग्रेट हो रहे थे। एंड जो ये इन्वेजन हुआ फ्रॉम नादिर शाह, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज लिया अली मोहम्मद खान ने। उसने क्या किया कि उसने देखा कि नादिर शाह की इन्वेजन की वजह से जो मुगल टेरिटरी है, मुगल अथॉरिटी है, वो बहुत ही वीक हो गई है नॉर्थ इंडिया में। तो इसका उन्होंने फायदा उठाया और रोहिल खंड करके नॉर्थ इंडिया में एक छोटी सी अपनी किंगडम को क्या किया, सेटअप किया। अब ये रोहिल खंड यानी कौन सा एरिया, ये रोहिल खंड यानी कि हिमालय की फुट हिल्स में जो कुमाऊं रीजन है, वहां से लेके गंगा की तरफ का जो रीजन है उसे रोहिला खंड नाम दिया गया। एंड रोहिला खंड में जो लोग रहते थे उन्हें वहां के नेटिव्स माना गया, दैट इज रोहिलाज माना गया, राइट। And as they are the inhabitant of Rohilkhand were known, suffered heavily at the hands of other powers in the area. रोहिल्लास को बहुत सारी चैलेंजेस मिली यहाँ पे। इस पर्टिकुलर रीजन में चैलेंजेस कौन सी थी? जाट्स थे, अवध रूलर्स थे, मराठास थे, एंड ब्रिटिशर्स थे। अब इसकी वजह से, इतनी सारी चैलेंजेस की वजह से रोहिल्लास ने क्या किया, धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू किया। एंड उनका जो एक चीफ था जिसका नाम था मोहम्मद खान बंगश, जो कि एक अफगान रूलर था, उसने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम एस्टेब्लिश किया टू द ईस्ट ऑफ दिल्ली। एंड ये जब किया तो उसको उसने नाम दिया फर्रुखाबाद। जब फर्रुखाबाद का एस्टेब्लिशमेंट होता है तो सेंटर में आपको देखने को मिलेगा कि फर्रुखशियार एंड मोहम्मद शाह का क्या हुआ करता था, रूलिंग हुआ करता था। सो दिस इज ऑल अबाउट आपके राइज ऑफ जो रीजनल किंगडम्स है। ये उसका एक टोटल थोड़ा सा सर्वे था जिसमें हम लोगों ने देखा कि क्या क्या कौन से किंगडम्स एस्टैब्लिश हुए, उसके कैसा जेनिथ पहुंचा और उसका कैसे डिक्लाइन हुआ। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि इसकी नेचर एंड इसकी लिमिटेशंस क्या थी, रीजनल स्टेट की नेचर एंड उसकी लिमिटेशन क्या थी। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि इन सब लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट बता दिया, अपने आप के इंडिपेंडेंट किंगडम्स यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया, पर उन्होंने जो है कभी भी मुगल एम्पेरियल अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया, ना ही उन्होंने कभी इनके साथ से अपना जो छेड़ा था वो फाड़ दिया। मुगल इंपीरियल अथॉरिटी को का उन्होंने हमेशा टाइम मेंटेन किए। उन्होंने मुगल एम्पायर की जो इम्पोर्टेंस है उसको भी सराहना दी, क्योंकि उनको पता था कि अगर सेंटर स्ट्रांग नहीं होगा तो कोई भी बाहर से आके इन्वेड करके हम सब की अथॉरिटी को उखाड़ फेंकेगा। तो मुगल एम्पायर को एज एन अम्ब्रेला उन्होंने माना, और उनसे जो अपने टाइज थे वो कभी भी अलग नहीं किए। इवन जो चीफ रेबेलियंस थे, दैट इज मराठास एंड सिख, उन्होंने भी माना कि मुगल एम्पायर एक सुप्रीम अथॉरिटी है, ठीक है, उन्हें ऐसे ही उखाड़ नहीं फेंका जा सकता, राइट। आप देखोगे कि जो पॉलिटी थी दैट इमर्ज इन द स्टेट वाज वेरी रीजनल इन कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे जो उनकी पॉलिटी, जैसे कि मराठा की बात करें तो वो महाराष्ट्र के प्रति ही सीमित थी, वो सेंटर में नहीं थी, ना ही वो पूरे इंडिया के ऊपर क्या कर रही थी, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करवा रही थी। प्लस इनके जो फंक्शनलाइजेशन है, उनका फंक्शनलाइजेशन बहुत सारे कोलैबोरेटिव सपोर्ट के साथ होता था। कोलैबोरेटिव सपोर्ट यानी कि जमींदार, मर्चेंट्स, लोकल नोबल्स एंड चिफ्टेन्स, इन सब के साथ के साथ साथ की वजह से पूरा एक एस्टेब्लिशमेंट हो पाता था। अदर देन दैट ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाता, राइट। प्रोविंशियल रूलर्स को एक बड़ा यहाँ पे मुद्दा ये भी था कि ये जो सारे के सारे इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, उनके इंटरेस्ट को भी उन्हें ध्यान में रख के चलना पड़ता था। अगर इनमें से किसी एक को भी हर्ट कर दिया तो आपके जो एक कुर्सी होती है, उस कुर्सी का समझ लो कि ये चार पहिए थे, इस कुर्सी के चार पहिए थे, और इसमें से अगर
एक भी यहाँ पे हर्ट हो जाता है, एक भी यहाँ पे टूट जाएगा तो आपकी कुर्सी स्टेबलाइज नहीं हो पाएगी, बैलेंस नहीं कर पाएगी। सो ऐसे में ये रूलर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी कि चारों के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करे, राइट। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एक एक्सेप्शन था, दैट इज मैसूर। मैसूर ने कभी भी लोकल चिफ्टेंस को जो है रिकग्नाइज नहीं किया, उन्होंने कभी चिफ्टेंस के जो पूरी पूरी पॉलिटी है उसको रिकग्नाइज नहीं किया है। अगर देखिए कि इसके साथ साथ रीजनल स्टेट्स की बहुत सारी लिमिटेशंस भी थी, जिसमें सबसे पहली लिमिटेशन ये थी कि उनकी जो है कोई साउंड फिनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव या तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ठीक है। नो डाउट दे वेयर ट्राई टू मॉडर्नाइज देयर आर्मी, फॉर एग्जांपल मैसूर, जिन्होंने अपनी आर्मी को फ्रेंच पूरा का पूरा एक सपोर्ट के साथ डेवलप किया था, पर उनकी जो टेक्नोलॉजी थी, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो अभी भी बैकवर्ड नेचर की थी। आपको पता होगा कि टीपू सुल्तान ने रॉकेट्स तक बनाए थे, बट उनका जो ये रॉकेट्स थे, उनकी ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, वो थोड़ी सी बैकवर्ड थी, इतनी एडवांस नहीं थी। प्लस सेकंड आप देखो कि कांस्टेंट वॉरफेयर में ये लोग क्या होते थे, इंडल्ज होते थे अपने नेबरिंग नेशंस के साथ, नेबरिंग रीजनल पावर के साथ। से फॉर एग्जांपल मराठास जाट्स के साथ यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, जाट्स पंजाब के साथ फाइट कर रहा है, तो यहाँ पे अंदर अंदर बहुत ही क्या होता था, ये लड़ाई झगड़े हो रहे थे फॉर टेकिंग द अथॉरिटीज ओवर सुप्रीम लैंड। अब ब्रिटिशर्स ने इसी की चीज़ का तो फायदा उठाया, राइट, इंडिया में आने के बाद। सो हुआ क्या कि रीजनल पावर स्ट्रगल में ये लोग इतने उलझ गए कि ये लोग कांस्टेंट वॉरफेयर में आ गए। अब वॉर जब होता है तो बहुत सारा इकोनॉमिक ड्रेन भी होता है, एंड जब इकोनॉमिक ड्रेन होगा तो आप अपने एम्पायर को स्ट्रांग नहीं बना पाओगे, ठीक है। सो बहुत सारे वॉरफेयर हुए, बट अल्टीमेटली कोई भी डोमिनेट नहीं कर पाया, ना मराठा डोमिनेट कर पाए, ना जाट डोमिनेट कर पाए, ना सिख, ना रोहिला खंड के रोहिलास डोमिनेट कर पाए, कोई डोमिनेट नहीं कर पाए, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही बड़े ताज्जुब की बात है कि मराठा पावर इतना स्ट्रांग था कि वो मुगल पावर को भी क्या कर सकते थे, चैलेंज कर सकते थे, राइट। बट इतनी कैपेबिलिटीज किसी भी पर्टिकुलर रीजनल किंगडम्स में नहीं थी कि वो मुगल पावर को रिप्लेस कर सके, ठीक है। क्योंकि जो मुगल पावर ने एक ऑल इंडिया लेवल पे स्टेबल पॉलिटी जो प्रोवाइड करी थी, वो किसी भी पर्टिकुलर रीजनल किंगडम के पास नहीं थी कि वो पूरे सेंट्रल लेवल पे जाए, मुगल्स को रिप्लेस करे एंड एक स्टेबल पॉलिटी प्रोवाइड करे, राइट। सो अगेन दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन। इवन अगर इकोनॉमिकली देखें आप, तो आपको देखने को मिलेगा कि जागीरदारी क्राइसिस चल रहे थे, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर टोटली डिक्लाइन पे थी। इवन जो सरप्लस बचता था, वो सरप्लस में जितने भी नंबर ऑफ कंटेंडर्स थे वो बहुत ज़्यादा हो गए। ट्रेड इंटरनल एंड फॉरेन दोनों ही चल रहा था, बट इकोनॉमी कहीं ना कहीं स्टेगनेटेड पोजीशन में थी, राइट। तो ये कुछ फ्रेगमेंटेड आपको पॉलिटी देखने को मिलेगी इंडिया के अंदर आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। एंड इसी का फायदा जो है वो ब्रिटिशर्स ने उठाया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि यार ये छोटे मोटे जो किंगडम्स है वो अपने अंदर अंदर ही लड़ रहे, तो क्यों ना एक दूसरे का इस्तेमाल किया जाए एज अ स्टेप, ठीक है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर एक को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया एंड अपनी सोवरेन अथॉरिटी यहाँ पे इंडिया के ऊपर लगाई। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट हाउ द राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स, एंड किस तरीके से रीजनल किंगडम राइज करते हैं, किस हिसाब से वो स्टेबल होते हैं, जेनिथ पे पहुंचते हैं, डिक्लाइन होते हैं, राइट। एंड उसके बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि नेचर एंड लिमिटेशन कैसे थे इस रीजनल स्टेट्स के। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप आपके कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं। प्लस इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें अगेन। एंड इस पर्टिकुलर चीज़ के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक के साथ जुड़ जाइए, एंड स्टे ट्यून विथ अस फॉर अ न्यू टॉपिक इन अनदर सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।